Hello guys, myself Rishi Jain. Students, I will provide you complete lectures of 11th physics at my YouTube channels. तो आप में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नाउ स्टूडेंट्स, जो आज बेसिकली हमारी डिस्कशन है वो 11th फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन है और प्लीज आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिकॉज इसमें मैं आपको कंप्लीट ये भी बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें से न्यूमेरिकल पार्ट जनरली पेपर में पूछा जाता है. तो प्लीज इसको कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखना और कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा आपके लिए इजी है बिकॉज यू नो कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं. सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. तो मैं आपको सभी के अकॉर्डिंगली बताऊंगा, सो प्लीज वॉच इट. तो देखिए, आज हम बेसिकली जो डिस्कशन है वो 11th फिजिक्स सिलेबस के ऊपर है. हमारे पास फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स है एंड 10 यूनिट्स के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ द चैप्टर्स. तो हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है कि किस टाइप से आपने कवर अप करना है और कौन कौन से यूनिट्स बेसिकली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना बेटा कुछ पार्ट जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है. सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. क्लियर? सो फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के ऊपर है. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ये हमारे पास है 3 मार्क्स की. बिकॉज जब स्टूडेंट क्या करते हैं 11th क्लास में आते हैं देन दे विल थिंक कि फर्स्ट यूनिट तो बहुत ज्यादा इजी है एंड देन टोटली अपना पोटेंशियल उस पर पुट करते हैं एंड देन दे विल थिंक कि फिजिक्स ठीक है. बट इसकी जो वेटेज है कोई ज्यादा नहीं है, 3 मार्क्स है. और जनरली इसमें से क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है कि जैसे आपके पास जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, डेरिवेशंस ऑफ द फार्मूला टू चेक द करेक्टनेस, एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम. तो ये वाले कॉन्सेप्ट इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डायमेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं. क्लियर? नाउ वी कम टू द यूनिट नंबर 2, काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो काइनेमेटिक आपने अच्छे से करना और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है. बट इसमें जो मेनली आपके पास जो एग्जाम में आते हैं इसमें 2 पोर्शन जनरली इंपॉर्टेंट है. एक आपके पास इसमें से इंपॉर्टेंट है वेक्टर और एक आपके पास होगा प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में, मींस मोशन इन अ प्लेन. वो जनरली आपसे पूछे जाते हैं. इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गए और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट. क्लियर? और इसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स. नाउ वी कम टू द यूनिट नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन. स्टूडेंट, लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा यूनिट है जो डिफिकल्ट इतना नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं. Laws of motion is a very easy unit and you can do it in a very well way. इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास जैसे फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे एंड मोशंस जो हमारे पास होगा ऑन अ कर्व रॉड अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस. ये जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं इसमें अबाउट द बैंकिंग ऑफ अ रॉड, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसमें अगर आप एग्जाम्स में सिंपल अपने सीबीएसई एग्जाम में अगर 10 मार्क्स लेना चाहते हो तो आप इजीली ले सकते हो. इसमें से न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली आने के चांसेस कम होते हैं और अगर न्यूमेरिकल आता है या तो फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके पास आता है या फिर एक हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इसमें से आ जाते हैं, बेसिकली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बट इसकी थ्योरी कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. बट इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 101% आपके पास एग्जाम्स में आते हैं. नाउ वी कम, और ये जो 3 यूनिट्स हैं आपके पास वो बेसिकली एक पोर्शन प्रिपेयर करते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अब टोटल ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाता है 23 मार्क्स का. अब 23 मार्क्स का क्या कहते हैं वो कि थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती है. जैसे इसको 3, 10, 10 दिया गया है, पहले ऐसे होता था बट अब टोटल 23, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है. बट जनरली क्या होता है कि इसको 3,
10 और 10 इसी टाइप से डिवाइड किया जाता है। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यूनिट जो होते हैं हमारे पास टोटली एक पार्ट प्रिपेयर करते हैं। अब जो फोर्थ यूनिट है हमारे पास वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। और ये यूनिट इजी है, जब आप करोगे आपको इजी भी लगेगी, और इसमें कोलिजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप इस यूनिट को बहुत ज्यादा इजी वे में कर सकते हो। क्लियर? मतलब इसमें अगर आप टोटल 5 मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो जितना इसका वेटेज है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट यूनिट, फिफ्थ, मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड द रिजिड बॉडी। इसको बाय द कॉम्पैक्ट जाना जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से। और ये जो चैप्टर है फिफ्थ आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरली जब स्टूडेंट इसको करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। स्टूडेंट इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रखा होता है, जो बहुत अच्छे ग्रेड लाना चाहते हैं, देन वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं। तो मतलब ये इतना इजी नहीं है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिसेस अच्छे से कर सकते हो देन यू कैन डू इट इन अ वेरी वेल वे। तो इसका जो वेटेज है हमारे पास कितना है, 6 मार्क्स है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो इजी है, इसके आर्टिकल्स हैं जनरली और वो इजी है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जब आप इस चैप्टर को करते हो तो ये आपकी प्लस 2 में भी हेल्प करता है। जो प्लस 2 में हमारा फर्स्ट यूनिट है और ये वाला यूनिट जो है आपस में कई थिंग्स इनकी सिमिलर है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजी वे में कर सकते हो। और इसका वेटेज भी कितना है, 6 मार्क्स है, और इसमें मार्क्स लेने बहुत ज्यादा इजी भी हैं। बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 5 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टोटल है हमारे पास 17 मार्क्स को फॉर्म करता है। क्लियर? बट आपके पास जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें फर्स्ट 5 यूनिट्स आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई जैसे कैटेगराइज कर रखा है, इस पोर्शन को 23 और इसको 17 मार्क्स का डिवाइड किया हुआ है। नाउ आपके पास क्या आता है, 7, 8, 9, ये हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में आता है। अब इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जो 7th यूनिट है हमारे पास, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है वो एक काफी बिग यूनिट है। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स अगर देखा जाए तो टोटली थ्योरी है, इसमें डेरिवेशंस कम। क्योंकि जो स्टूडेंट जब करते हैं ना तो उन्हें मैथमेटिक्स के वो ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा इजी लगता है। बट जब टोटली थ्योरी आती है तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर वे ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें अच्छे से, देन यू विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट। और जो इसके लास्ट के चैप्टर्स हैं इस यूनिट के, 7th यूनिट के, जैसे ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड, कंडक्शन कन्वेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड, स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपने अच्छे से करना है। और बेसिकली इसके जो लास्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड, वो जर्नली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ रखे हैं। बट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे से करना है। बट ये है कि इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, सो प्लीज इसको ध्यान से कवर अप करना। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी इट विल बी गुड फॉर यू। नाउ यूनिट नंबर 8 एंड 9, कहीं क्या करते हैं 8 एंड 9 को कलेक्टिवली कंसीडर करते हैं। पूरा का पूरा पोर्शन ये थर्मोडायनेमिक्स में ही ले लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड द काइनेटिक थ्योरी जो है हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, बट है ओवरऑल ये टेम्परेचर से रिलेटेड यूनिट्स हैं, और दोनों के दोनों यूनिट्स इजी भी हैं। मतलब आप इन दोनों यूनिट से बड़े इजी वे में डील कर सकते हो। और इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जनरली आने के चांसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा कार्नोट इंजन से रिलेटेड। कार्नोट इंजन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपके पास होंगे, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास होंगे, वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपने अच्छे से न्यूमेरिकल कंप्लीट करने हैं। एक मैंने बोला कार्नोट इंजन से रिलेटेड, और एक मैंने बोला है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। ये वाले न्यूमेरिकल इसमें से जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक पोर्शन में हमारे पास
काइनेटिक थ्योरी में जनरली आपके पास आर्टिकल आ जाते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली इजी है और आप इससे इजी वे में डील कर सकते हो। नाउ लास्ट चैप्टर इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। Oscillations and waves is very important for competitive point of view, especially for the medical student. Medical students के लिए इसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट एग्जाम्स में, बट जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 क्वेश्चन तो मस्ट है ही है कि इसमें से आपके पास आते ही आते हैं। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज क्या है, 10 मार्क्स की है। अब स्टूडेंट थोड़ा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे देखिए कि आपके पास एक तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कई बार हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, एक काइनेमेटिक्स में से आ जाता है और लॉज ऑफ मोशन में से भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से, और एक क्वेश्चन ऑसिलेशन एंड वेव से, और कई बार एक इस थर्मोडायनेमिक सेक्शन में से उठा लिया जाता है। मतलब 3 क्वेश्चंस आने होते हैं हमारे पास 5 मार्क्स के, तो एक इसमें से भी आने के चांसेस होते हैं, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से 101% इसमें से आता ही है क्वेश्चन 5 मार्क्स में, और कलेक्टिवली एक क्वेश्चन कई बार इसमें से पिकअप कर लिया जाता है, और या फिर ऑसिलेशन एंड वेव में से हमारे पास पक्का आता है। मतलब ऑसिलेशन एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से तो 101% है। बाकी जो एक क्वेश्चन होता है कई बार इसमें से उठा लिया जाता है, सेकंड एंड थर्ड में से, क्योंकि इसमें से क्या होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देनी होती है, देन वी कैन डू इन अ इजियर वे। बट स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्या करते हो, एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते हो, तो फर्स्ट जब भी आप चैप्टर को रीड करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, यू नो वेरी वेल कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता है और आपको पता है कि इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपने पढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप पढ़ो तो फर्स्टली आपने क्या करना है, पास होने के लिए पढ़ना है, नॉट कि आपने टॉप करने के लिए पढ़ना है। फर्स्ट आप पास होने के लिए पढ़ो, देन शो योर एवरेज परफॉर्मेंस। एवरेज मतलब पास होने से थोड़ा ऊपर की साइड मूव करो, एंड देन जब आपको लगता है कि आप पास हो सकते हो देन उसमें एक्सेल। और हमेशा ये चीज याद रखना कि आपने टॉप करना है, बट अपना जो टॉप आपने करना है किसी के साथ कंपैरिजन करके नहीं करना है कि हाँ कि मैंने उससे आगे जाना है, आपने ओवरऑल टॉप करना है। अगर आपकी ये चीज दिमाग में होगी देन यू कैन डू इन अ वेरी वेल वे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स हैं 11th क्लास के, जिस तरह से आप इसको कर सकते हो। स्टूडेंट्स YouTube पे जो हमारे बेसिकली लेक्चर चल रहे हैं अभी काइनेमेटिक्स के चल रहे हैं, और डे बाय डे हम उन जो चैप्टर्स हैं उनको पब्लिक कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट वेक्टर। प्लीज आप कंटिन्यूटी में देखते रहिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब द चैनल।